कई बार होता है बच्चा अपनी बात धीरे धीरे कहना बंद कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ ऐसे ही मैं बोलूँगा और फिर ये जवाब आएगा, तो इससे बेटर है मैं चुप ही हो जाऊँ। हर बच्चा अलग अप्रोच मांगता है। पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, किसी को अकेला रहना पसंद है, किसी को फैमिली के साथ रहना पसंद है। पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे समझें? जब हम बड़े होकर के अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चेंज होंगे? पेरेंटिंग का परफेक्ट मॉडल कैसा होना चाहिए? कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि हम जिस दुख से गुजरे हैं हमारे बच्चे उस दुख से नहीं गुजरे, तो इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें? वी विल नोटिस यू फॉर 2 days एंड इफ आई फील कि हाँ आप इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली मेच्योर वे में, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो वी विल डू दैट। पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं? There are 6 basic emotions like happiness, sadness, we have disgust, we have fear, we have anxiety and surprise. कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है, they are all positive emotions, but हमारा रिएक्शन कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव हो गया कि पॉजिटिव। फिजिकल पेन सबको दिख जाता है, लेकिन मेंटल पेन जो अंदर से सफर कर रहे होते हैं किसी को दिखता नहीं, उसे कैसे मैनेज किया बिना देखे? एवरीबडी गोज थ्रू पेन, सो बॉयज़ को भी पेन फील होता है और गर्ल्स को भी पेन फील होता है। या मेरे सामने ये सिचुएशन आती तो मैं कैसे हैंडल करती? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली डायनेमिक्स, मेंटल हेल्थ और माइंडफुल लिविंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस और हमारे बचपन के इमोशंस, ये सब मिलकर हमारी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप को शेप करते हैं। लेकिन कभी कभी इसी जर्नी में जनरेशनल ट्रॉमा, पीपल प्लीजिंग और इमोशनल स्ट्रगल्स भी डेवलप हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि फैमिली बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन कैसे सिखाया जा सकता है, और माइंडफुलनेस और कॉन्शियस थिंकिंग के थ्रू अपनी लाइफ में बैलेंस और हार्मोनी कैसे लाई जा सकती है। इसीलिए हमने इनवाइट किया है एक साइकोलॉजिस्ट को। उनका नाम है डॉक्टर दीक्षा छाबरा। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू सर मैम। थैंक यू सो मच श्रीराम। सबसे पहले तो मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी जो साइकोलॉजिस्ट बनने की जर्नी है ये कैसे शुरू हुई? मेरी साइकोलॉजिस्ट बनने की जो जर्नी है श्रीराम, बेसिकली ये एक चोज़न अप्रोच नहीं थी। सो इट वाज ऑलवेज लाइक जैसे जैसे लाइफ मुझे आगे लेती गई तो अकॉर्डिंगली आई टुक दैट टर्न। सो दिस इज़ हाउ आई ऑल बिगैन विद। एंड नहीं, क्योंकि घर वालों का ऐसा होता नहीं, या तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, लेकिन आपने ये फील्ड चूज़ किया है, एजुकेशन वाला। बिगनिंग से ही मैं एक टीचर थी। हम्म। सो जब टीचर बनी और आगे से आगे मुझे कोर्सेज करने थे, तो ऑल ऑफ अ सडन लाइक माय मदर, शी, माय मदर इन लॉ ऑल्सो एंड माय हस्बैंड, सो इन तीनों का स्टार्टिंग से ही था कि नहीं आपको पढ़ाई में आगे करना चाहिए। बहुत ऐसा समय आया भी जहाँ मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। सो अगर आप अभी देखें मेरी स्टार्टिंग से जर्नी, सो मुश्किल से एक बार 1 साल कुछ ऐसा आया कि मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, अदरवाइज़ मैं तब से मतलब स्कूल लाइफ से पढ़ ही रही हूँ। एंड एवरी ईयर आई एम डूइंग सम और द अदर कोर्स। तो मेरे पीछे जो जर्नी, मेरी जर्नी के पीछे जो लोग हैं वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड, मेरी खुद की मॉम और मेरी मदर इन लॉ हैं। तो उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, साथ में मेरे और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा। सो एंड दिस इज़ हाउ आई वाज एबल टू फिनिश माय पीएचडी इन साइकोलॉजी। तो अभी आपको टीचिंग में काफ़ी समय हो गया है, तो आपका किस तरह का एनवायरनमेंट देखते हो आजकल के यूथ में? आप यूथ में, चाइल्ड्स में, जो स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं उनके? आजकल का जो मॉडर्न एरा है, हम्म। सो द behavior pattern of children has actually altered 360 degree। हम्म। पहले के जो चेंजेस थे और आज के जो चेंजेस हैं उनमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं तो भी काफ़ी मतलब चेंजेस आए हैं। एंड आई बिलीव दिस इज़ व्हाट विल कंटिन्यू फर्दर, क्योंकि लाइक पहले सोशल मीडिया, फ़ोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन आज आप देखें तो 1-2 साल के बच्चे के हाथ में भी आपको फ़ोन मिलेगा हम्म। और उसकी मदर खाना भी खिलाएगी तो उस बच्चे के हाथ में पहले फ़ोन दिया जाता है बिल्कुल। और उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है खाना खाने के लिए। हम्म। एंड द मोमेंट
उसके हाथ से फ़ोन ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो वो एकदम से रिएक्शन थ्रो करता है. सो धीरे धीरे थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड. एंड एनी हाउ हर चीज़ का असर आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर पे, हर जगह वो पड़ता ही पड़ता है. सो जिस तरीके से इंटरनेट का कंजम्पशन हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ more aggressive behavior pattern, and different stages we'll see in the behavior pattern and thought patterns of youngsters. तो अभी आपने जो नोटिस किया हो, तो बचपन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो बड़े होने पर बच्चे के बिहेव पे इफेक्ट करती या कंट्रोल करती है? श्रीराम, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि राधा, आपके बचपन के ही जो कंडीशनिंग पैटर्न्स हैं, 90% वही चीज़ें एनी हाउ आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो आपके पर्सनालिटी में आ ही जाती हैं. बट देन इट टेक्स अ कॉन्शियस पर्सन, अ कॉन्शियस पर्सनालिटी who is able to think it regularly and regulate his behavior. Accordingly he will mold. So mostly जने उनके चाइल्डहुड में जैसे पैटर्न्स चले हैं, तो वो चीज़ें उनके अंदर आ ही जाती हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें, क्योंकि उनके सराउंडिंग्स में वो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. सो एक बच्चा है जो 20 साल तक या 21 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो जैसे इन्वायरमेंट में चल रहा है, जैसे आपने एक जोक सुना होगा कि फादर का फ़ोन बजता है और एकदम से फादर अपने बेटे को कहते हैं, बेटा ये फ़ोन पकड़ लो, और मेरे बॉस का फ़ोन है, कह देना कि पापा घर पे नहीं पापा है. घर पे नहीं है. और वो फ़ोन उठाता है और वो यही कहता है कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. एंड हमारे आसपास जो भी हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली में जो भी बिहेवियर एक्सेप्टेबल बताया जाता है, तो वो बच्चा उसी चीज़ को लेता है. बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें बचपन में बहुत मार पड़ी थी, तो हमारे साथ तो अच्छा हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ. तो क्या आज के टाइम में ये सब पॉसिबल है? आज के टाइम में बेसिकली बच्चों को अपने हक के बारे में पूरा पता है, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद सोशल मीडिया, दे आर कनेक्टेड विद गूगल. उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस, हर चीज़. तो अगर कहा जाए कि लाइक पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हमें तो पढ़ी थी, तो हम तो देखो बिल्कुल सही है, और पढ़ी तो बहुत बढ़िया हुआ, वरना आज तो हम भी काफ़ी गलत ट्रैक पे चले गए होते. तो वो उस टाइम का था, वो दौर अलग था. बट आज की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से फिज़िकल पनिशमेंट इज़ एक्चुअली नॉट राइट. बिकॉज हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए टोका जाता है, तो धीरे धीरे वो बोलना ही बंद कर देता है, या उसे मारा जाता है, तो और उसको कुछ भी नेगेटिव बोला जाता है, तो एनी हाउ इन दी एंड वो कहता है कि हाँ मैं तो ढीठ ही हूँ ना, तो ठीक है जितना मारना है मार लो, मैं तो ऐसा ही हूँ. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वैसे ही बन जाते हैं. तो पहले के टाइम में मार से बच्चे उसको एक पॉजिटिव उससे कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में, एक रिस्पेक्ट के वे में अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करते थे, उन पे उनको समझते थे, और उनको ये एहसास होता था कि हाँ मैंने गलत किया और ये नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था. लेकिन आज का जो टाइम है, आप बच्चे को कहीं ना कहीं सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वो एक रिजेक्शन फॉर्म में ही आता है. वो आपके डर से आपके सामने उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है मारा है, वो आपके सामने वो बिहेवियर नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक रिबेलियस ट्रेट होगा कि इन्होंने मुझे मारा, और एक रिवेंजफुल उसमें थॉट में वो ले जाता है कि जो कि गलत है. तो हाँ, मारना आज के टाइम में सही नहीं है, बट ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं, प्यार से समझा करके या एग्जाम्पल्स दे करके. तो ये बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग कैसे बना के रखें? पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाने का कोई ऐसे रॉकेट फॉर्मूला नहीं है. इट्स ओनली सिंस द चाइल्डहुड. मतलब आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीक में एक दिन ही फ्री होते हैं तभी निकालना है.
आज आप लाइक मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम कितना निकालते हैं। तो वो कहते हैं हम खाना साथ में खाते हैं, घूमने जाते हैं, कल ही हम मूवी गए थे, कल ही हम, बट ये क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम इज़ समथिंग जहाँ हम खाने और नॉर्मल चीज़ों को या कोई भी एक स्पेसिफिक मीटिंग है उसको साइड में रख के हम बच्चे के साथ एक्चुअली कब हैं, जब हम बच्चे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और वहाँ वो खुद ही आपको ट्रस्ट करते हुए और अपनी बातें बता रहा है। तो वो एक दिन का काम नहीं है कि ठीक है आज हमें रियलाइज़ हुआ या आज हमें किसी ने समझाया, किसी आसपास के कुछ केस हुआ है और हमने सुना कि अच्छा ऐसे हो जाते तो बच्चों से बॉन्डिंग करो, तो घर पे आके पेरेंट्स कोशिश करते चलो बॉन्डिंग करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपकी पर्सनालिटी का एक बेसिक चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और जो डेली मर्रा में लाने पड़ेंगे। जैसे आप खाना खाते हैं, सो दिन में 3 बार आपको खाना खाना ही है, तो सेम यही चीज़ आज की डोज आपने बच्चे के साथ कहाँ उसको दी, तो वो आपको देखना चाहिए। जैसे आपका जो भी फ्री टाइम है तो आप तब करिए। आपको लगता है कि इवन 2 मिनट बैठना उस बच्चे के साथ, वो बिजी है, पढ़ाई का बर्डन है, ठीक है वो अपने रूम में बैठा है, टेक आउट सम टाइम, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, गो टू हिम व्हेन यू आर नॉट क्वेश्चनिंग हिम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है बच्चा अपनी बात धीरे धीरे कहना बंद कर देता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ ऐसे ही मैं बोलूँगा और फिर ये जवाब आएगा तो इससे बेटर है मैं चुप ही हो जाऊँ। राइट। तो बिना अपने कोई भी सजेशन या अपनी तरफ से कोई भी राय देने से देख नहीं देना है हमें, और वो समय उस बच्चे को देना है बिना राय रखते हुए। सिर्फ उसी की बात सुननी है कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है या उसके क्या विचार हैं। तो वो क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। पेरेंट्स का अलग, जैसे मदर का अलग, फादर का अलग, और एक फैमिली टाइम अलग। सो ये अपने लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा भी तो है ना, हर बच्चा अलग अप्रोच मांगता है। पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं? किसी को अकेला रहना पसंद है, किसी को फैमिली के साथ रहना पसंद है। तो पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे समझें? सबसे बड़ी बात, बच्चा आपका, हम्म। और बीइंग अ पेरेंट वी डोंट नो कि हमारे बच्चे की अप्रोच क्या है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है जो ज़्यादा नहीं बोलता है। हम्म। आपको पता है कि आपका बच्चा ज़्यादा हर जगह अपनी बात नहीं रखता है, हम्म। तो रादर देन क्वेश्चनिंग हिम, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम ऐसे क्यों हो, देखो उस फलाना बच्चे को, वो तो बोलता है, उनका बेटा ऐसा है। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा। वो बोल ही नहीं सकता। आज हम पे लेके देखिए, हमें कोई बोल दे कि आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, आप चुप रहते हो, कोई भी गेस्ट आता है, सो हम भी नहीं बोलते। मतलब जब हम बड़े होकर के अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चेंज होंगे। तो हमें एक वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ को अपने ऊपर लेकर के उसको समझ के फिर बच्चे को उस चीज़ में फ्रेम करना चाहिए कि वो किस दौर से गुजर रहा होगा। पेरेंटिंग का परफेक्ट मॉडल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? पेरेंटिंग का परफेक्ट मोड कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि एज यू सेड अप्रोचेस, तो हर बच्चे का अपना वो चीज़ है। तो पेरेंट्स को खुद देखना चाहिए कहाँ बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स को उस हिसाब से बच्चे को समझाना चाहिए। बट कई बार होता है कि घर में कुछ ऐसा माहौल हो जाता है वेयर फादर इज़ लिटरली शाउटिंग एंड पिन पॉइंटिंग एट द चाइल्ड, और बात एक्चुअली बढ़ चुकी है। तो देयर कम्स द रोल ऑफ द मदर, जहाँ पे फादर का टेम्परामेंट यहाँ हो रहा है किसी बात को लेकर के, वहाँ दूसरे पेरेंट को इन्वॉल्व होते हुए उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वो जो मौका है, वो जिस चीज़ की वजह से या जिस वजह से वो डिस्कशन हो रहा है या बच्चे को डांट लगाई जा रही है, वो कितना सीरियस है। अगर सीरियस है तो वो दूसरे तरीके से भी उस बच्चे को समझाया जा सकता है। हर चीज़ को तेज होकर के चिल्ला के हम नहीं बोल सकते। एज आई सेड, वही है कि हमने कोई गलती की और सब हम पे चिल्ला रहे हैं, तो हम वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हम वो बेसिकली, हमें भी लगेगा ये बात प्यार से भी बोली जा सकती थी, चिल्ला के ही क्यों बोलना है, 10 लोगों को इकट्ठा करके ही क्यों बोलना है, या गेस्ट आए उनके सामने पिन पॉइंट करके ही क्यों बोलना है। सो सेम चीज़ वही बच्चे की मनोवृत्ति है, वेयर वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर हिम एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड अ मेच्योर पर्सन, जिसको दुख होता है, उसको भी हर्ट होता है, और उसकी बात भी पूरी अच्छे से समझनी चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि हम जिस दुख से गुजरे हैं हमारे बच्चे उस दुख से नहीं गुजरे। तो इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें? पेरेंट्स को कई बार
मोस्टली रादर यही लगता है कि हाँ, हमने जो भोगा है वो हमारे बच्चे के साथ ना हो। और काफ़ी हद तक वो कोशिश भी करते हैं कि बच्चे को उस चीज़ से बचाया जा सके। लेकिन कई बार ये समझ देने के टाइम पे हम लोग एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं हमारा बोलने का तरीका बहुत अफेक्ट कर जाता है। तो बच्चा बातों को क्या बात पे हो रहा है और वो नहीं लेता है, रादर किस तरीके से वो बात बोली गई, तो उस पे ज़्यादा वो अटक जाता है कि मुझे तो ऐसे बोला गया था। तो ही विल नॉट थिंक कि मुझे अच्छा मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मार्क्स मेरे गलत आएंगे, गंदे आएंगे, इसकी वजह से ही तो पापा गुस्सा हुए। तो वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मुझे डांट के बोला गया, सबके सामने ये ऐसे करके बोला गया। तो आप वो फीलिंग के उससे जाता है कि उसको कैसा फील हुआ, और वही चीज़ हम उसको एक अच्छे तरीके से उसके सामने रखें, उसको समझाते हुए, अपना एग्जाम्पल कोट करते हुए, तो एनी हाउ कहीं ना कहीं वो बच्चा उसको कनेक्ट करेगा और उसको मानेगा भी। तो सब जो खेल है वो बेसिकली बोलने के तरीके का है। तो मैं कई बार बच्चों को भी बोलती हूँ कि आपको लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, क्योंकि आप यूजुअली देखेंगे तो हर बच्चा, मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ सकते। तो वो क्यों हो रहा है? सो बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा पा रहे हो, वो आर्ग्यू करेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप उस समय ही आर्ग्यू करोगे, आप कोई भी बात कहोगे, भले ही आपकी बात सही है, तो पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ आपके साथ होती है। तो यू ऑलवेज नीड टू लुक फॉर अ मोमेंट कि जब वो थोड़े रिलैक्स मूड में हैं, वो आराम से बैठे हैं, आप उनको दूसरे तरीके से अपनी बात रख सकते हो, एक नॉर्मल तरीके से, एक टोन को थोड़ा आराम से रख करके, या उनको बता सकते हो कि जब आप ऐसे बोलते हो तो मुझे ये फील होता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भले ही उस समय भी आपको नहीं कि नहीं नहीं ऐसे ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे की बात उनके दिमाग में रह जाती है कि हाँ, बच्चे ने सही बोला, क्योंकि वो सही तरीके से बोल रहे, तो एनी हाउ उसकी बात भी समझी जाएगी। तो सब वही है कि कैसे डिलीवर हो रहा है, वो बात कैसे डिलीवर हो रही है, वो बहुत मैटर करती है। आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से जो बच्चों पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे इफेक्ट्स दिख रहे हैं ज़्यादा? देखिए, न्यूक्लियर फैमिली को देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली में और थोड़ा बच्चे पे फोकस किया जा सकता है और अच्छे से ग्रूमिंग की जा सकती है। और लेकिन अगर हम पहले का बात करें जहाँ जॉइंट फैमिली कल्चर था, तो जॉइंट फैमिली कल्चर में लाइक एवरीथिंग वाज ओके, मतलब बच्चे बच्चा पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, सबके साथ उसको और लोग भी मिल रहे हैं, संभालने वाले बड़े लोग भी मिल रहे हैं, तो एक उसका ऑरा अलग था। तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्टेबल, उनको छोटी छोटी चीज़ों का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये चीज़ें वो देख चुके थे। लेकिन आज की बात करें न्यूक्लियर फैमिली में, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली में हमारा पूरा ध्यान बच्चे पे ही रहता है। सो कई बार वो एक नेगेटिव उसमें भी जाता है, जहाँ से बच्चे को एक वो अटेंशन चाहिए, या बच्चा अपने आप को कई बार लोनली भी फील करता है कि हाँ, मम्मी पापा तो काम पे गए और मैं अकेला हूँ। और कई बार ये भी रहता है कि वो काम से आते हैं तो वो थके हुए हैं, एंड वे दे डोंट फील लाइक स्पेंडिंग मच टाइम विद द चाइल्ड, और बच्चे को उस टाइम पे भी, मतलब उसको जब ज़रूरत होती है तो वो उसको समय नहीं मिल पाता है। तो यस, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज़ के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, बट हाँ, इस चीज़ को अच्छे से मैनेज भी किया जा सकता है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने आप को कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबली बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, बच्चे को पूरा इन्वॉल्व करें काम में, चाहे घर के काम में, चाहे अपने ही कुछ डिस्कशंस में। तो वो इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा, माइंडफुल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो एनी हाउ किसी भी मतलब इश्यू से इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उठ रहे हैं या उस फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, तो ऐसा नहीं है। मैनेज तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू अस एज पेरेंट्स कि हम लोग इस चीज़ को कैसे मतलब डील कर रहे हैं। नहीं, जैसे एक तो न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा हो गया, एक दूसरा हो गया जॉइंट फैमिली का बच्चा। दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग हिसाब से होती है, दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग कैसे होता है? देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी उनको काफ़ी इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है कि अच्छा, मैं इस फैमिली से आ रहा हूँ
और मतलब आई कैन मैनेज विद ऑल दीज थिंग्स। एक न्यूक्लियर फैमिली से बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि कोई मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको आदत वो होती है कि मुझे हमेशा वो मेरे चारों तरफ ही सब घूमते थे, और अब ऐसा वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इतना रिफ्लेक्ट करके उनसे अपने आप को बाहर निकाल रहा है या नहीं। अगर वो उसी स्ट्रक्चर में रहता है तो एनी हाउ ही विल फेस डिफ़िकल्टीज़, और अगर वो उस चीज़ को एक पॉजिटिवली एक चेंज मानते हुए अपने आप को ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो उस एक्सपीरियंस को भी एक पॉजिटिव वे में लेगा, मतलब उसको उसकी तरफ और ऑप्टिमिस्टिक वे में फॉरवर्ड मूव होगा, रादर देन टेकिंग इट एज अ प्रॉब्लम। न्यूक्लियर फैमिली वाला चाहेगा कि लोग आके उससे बात करें, हम्म। और जॉइंट फैमिली वाला खुद जाके सबसे बात कर लेगा, खुद घुल मिल जाएगा लोगों के बीच में। मतलब जॉइंट फैमिली में भी कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पे भी कुछ लोग होते थे जो कम बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। सो हर इंसान की अपनी एक बेसिक वो प्रवृत्ति रहती है। सो इट ऑल कम्स डाउन कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कैसे एज एक्सपीरियंस ले रहे हो। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो एनी हाउ आप चेंज होने के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं देख रहे हो, और अगर आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हो तो एनी हाउ इट्स अ गुड थिंग। सो वो चेंजेस आ भी रहे हैं तो वो उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, वो सब चीज़ों के लिए रेडी है। कभी पेरेंट्स की लड़ाई का इफेक्ट बच्चों के ऊपर परमानेंट पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे? मतलब अगर कहीं पे भी फैमिली में या हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसे डिस्कॉर्ड हो रहा है, सो कहीं ना कहीं वो एक मेजर इम्पैक्ट करता है बच्चे के मेंटल वेलबींग पे। So I remember one case where I was actually dealing with a panel of psychologists in some of the like NGOs. तो वहाँ पे एक पेरेंट आते हैं जिसमें 7th स्टैंडर्ड का एक बच्चे को वो लेके आते हैं, एंड दे अप्रोच्ड अस कि हमारे बच्चे को ADHD है, तो आप प्लीज़ इसका जो भी है वी रियली नीड हेल्प फ्रॉम यू, तो इसको आप थोड़ा देखिए। एंड वी हैड अ रूल कि हम मतलब साइकोलॉजिस्ट हमेशा अपने हिसाब से पहले असेसमेंट करते हैं, और वो जो पेरेंट थे वो बेसिकली दे ब्रॉट दैट सर्टिफिकेट, जिसमें लाइक clinically it was stated that the child is having this disorder. So still we told them कि नहीं, हम अपना assessment करेंगे and then we let you know क्या है क्या नहीं. So we made the parents sit in a separate room और हम लोगों ने उस बच्चे का assessment किया, where we saw the child was able to cross all the assessments very like remarkably. वहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी except in one of the parameter. So that could be managed with some extra classes and all. जहाँ पे English literature का हल्का सा उसका थोड़ा लग रहा था learning gap we call. So वो कुछ classes में handle हो जाता. Then later on we called the parents and we asked them कि आपको क्या लगा, क्या रीजंस लगे कि हमें बच्चे का असेसमेंट कराना चाहिए या उसको ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमें पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि पहले भी हम 2 स्कूल्स चेंज कर चुके हैं, और जहाँ पे दोनों जगह से एक ही चीज़ आ रही थी कि ये बच्चों को मारता है और ही इज़ नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल ऑफ हिज ओन एज ग्रुप फ्रेंड्स। तो वहाँ पे दोनों स्कूल्स में ये प्रॉब्लम रही और हमने इसका चेंज कराया है। तो अभी भी जिस स्कूल में वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने ये बहुत पहले ही टेस्ट करा लिया। वहाँ पे बोला कि आप इसका टेस्ट कराओ, तो वहाँ पे ADHD निकल के आया। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर हमने उन्हें बताया कि फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में पता किया, तो हमें पता चला उनकी एक डॉटर भी है जो इस बच्चे से 2 साल बड़ी है। सो दैट चाइल्ड, दैट डॉटर इज़ वेरी क्लोज टू द मदर, और उस मदर ने उस बच्ची को मतलब अप्रूव किया हॉस्टल में डालने के लिए। तो एक वो मदर के बहुत कनेक्टेड थी, तो कहीं ना कहीं मदर को वो एक हार्श डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि बिकॉज ऑफ हर आई एम नॉट एबल टू गिव मोर टाइम टू दिस बॉय। इस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है और वो बड़ी है, वो अपने आप कर सकते हैं, हालांकि वो उनके विल के अगेंस्ट था। स्टिल शी टुक दैट डिसीजन, एंड this was the reason. And secondly, they also, we could see that there's some kind of family discord. कहीं ना कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ सामने आई कि कहीं ना कहीं हस्बैंड इज़ इन्वॉल्व विद
so with other female, so the mother know, the wife knows about it, और डेली ये कहीं ना कहीं फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, और मदर ने एक दो बार कोशिश की, लाइक सुसाइडल टेंडेंसी भी है उनके। सो ये चीज़ें थी। सो बेसिकली सब निकल के यही आया कि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इट्स ओनली दिस, ही नीडेड दैट अटेंशन, ऑल बिकॉज फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो पेरेंट्स को एक अच्छे नोटिस पे नहीं ले पा रहा था, जहाँ उसको केयर और वो सब कनेक्शन की ज़रूरत थी, वहाँ उसे इन्वायरमेंट में नहीं मिल रहा था। एंड मदर वॉज ऑल्सो अनहैप्पी फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट के साथ भी, चाहे फिज़िकली मतलब एलिमेंट हो, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, या फैमिली में कहीं हो, तो कहीं ना कहीं, या फिनेंस रिलेटेड कुछ हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनली हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे आपसी संबंध में कहीं दिक्कत ला रहे हैं या फैमिली में आ रहे हैं, तो एनी हाउ चिल्ड्रन, उनका असर बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ऑफिस गए हो, वहाँ की परेशानियाँ जब आप घर में एंटर होते हो, सो यू शुड लीव इट देयर, कि ये चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस करना, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, क्योंकि कई बार ऑफिस का तो आपको स्ट्रेस रहेगा ही, लेकिन हमें इसको माइंडफुली कैसे लेना है, अपने आप को और एक्टिविटीज़ या और कैसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर हमारे फैमिली पे और पर्सनल लाइफ पे और हेल्थ पे ना आए, तो वो बहुत ज़रूरी है। बचपन की नेगलेक्ट बड़े होकर इंसान को क्या अटेंशन सीकर बनाती है? कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, क्योंकि जो अटेंशन उस बच्चे को चाहिए वो उसको बचपन में नहीं मिला है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चीज़ें उसके पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट बनती ही बनती हैं, क्योंकि वो अटेंशन उसको वहाँ नहीं मिला, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा जहाँ पे बड़ों का अटेंशन उस पर जाएगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े होने के बाद भी उसका वो, क्योंकि वही है ना कि आप एक कील ठोक रहे हो, आप उसको बार बार हैमर किए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो निशान छोड़ता ही है, और जब आप वो कील निकालते हो तो वो जो क्रिएट कर दिया गया है, तो वो कोई नहीं भर सकता, वो तो मार्क वहीं रह गया है। तो ये बहुत चीज़ इम्पैक्ट करती है। अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो या तंग करता हो तो उनसे साइकोलॉजिकली डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले बच्चे के नाराज़ होने का या गुस्सा करने का रीज़न क्या है, पहले तो वो देखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अग्रेशन, जब हम गुस्से की बात करते हैं तो अग्रेशन इज़ व्हाट, समवेयर द चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। तो एंगर भी एक तरीके का इमोशन ही है, तो उसको समझना कि वो सही चीज़ पे हो रहा है या गलत चीज़ पे, उसको एनालाइज करना, प्लस बच्चे को हम उस समय कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। और ट्रीटमेंट हमेशा अ, उसको एक ही जगह पे छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है, कि ठीक है तुम तो गुस्सा करते रहो, मैं अपना काम कर रही हूँ, जब ठीक हो जाएगा तब मैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ना इट्स फाइन, बट देन उसको हमेशा ही चिल्लाता हुआ और रोते हुए छोड़ना, दैट इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें उस बच्चे को संभालने की ज़रूरत है, और उसको स्पेस देने की भी ज़रूरत है, कि अगर वो गलत बात पे नाराज़ है या गलत बात पे कोई ज़िद कर रहा है, तो उसको हमें समझाने की ज़रूरत है कि हाँ, ये जो चीज़ है ये आपको करनी चाहिए। सो और ये कहीं ना कहीं गुस्सा भी वो कहाँ से उठाता है, सो इट इज़ अगेन फ्रॉम द लाइक कंडीशनिंग पैटर्न्स, जहाँ पे अगर वो फैमिली में देखेगा कि छोटी चीज़ों के लिए कि नहीं मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है, तो मैं नाराज़ होके बैठ गया, तो बच्चा वहीं से ही उठाता है कि हाँ मैं तो नाराज़ हूँ, मैं तो गुस्सा हूँ, मुझसे कोई बात मत करो, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक नहीं। तो कई बार बड़े लोग भी इसमें वो कर देते हैं कि ठीक है बच्चा है, कोई बात नहीं, ये इस चीज़ की ज़िद कर रहा है, लेट मी मेक इट फॉर हिम, आज ये रोटी नहीं खा रहा है, चलो इसके लिए ये बना दिया वो बना दिया। तो अगर हम एक या दो बार ऐसा करें दैट्स फाइन, बट हमेशा ही उसके गुस्सा से बचने के लिए हम उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स कर रहे हैं, तो वो एनी हाउ दैट इज़ रॉन्ग, वेयर वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी हमें उसे समझाने की ज़रूरत है कि वो ऐसा नहीं करे,
और इस तरीके को कैसे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों को नहीं बोलना कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और अगर बोले भी तो किस तरीके से बोले कि उनको बुरा नहीं लगे? वैसे तो बच्चों को ना बोलने की आजकल आदत, सुनने की आदत उनको है नहीं, है नहीं, बिल्कुल। कि उन्होंने कोई भी डिमांड रखा और आपने ना कर दिया तो आजकल का दौर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो और रास्तों पे भी जाने का सोचते हैं कि ठीक है, आई कैन ट्राई द अदर वे, यहाँ से मेरी बात नहीं बन रही है, चलो पापा के पास जाता हूँ और पापा से मनवा लेता हूँ। सो दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट कि ये वाली चीज़ मनवानी है तो इस साइड जाना है, ये वाली चीज़ मनवानी है तो उस साइड जाना है। तो अगेन इट इज़ अगेन कि हमें उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी डिमांड एक गलत चीज़ के लिए है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। बेसिकली मैं ये मानती हूँ आजकल की जो जनरेशन है वो बेसिकली प्लेजर, लाइक प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है। प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स दैट whatever they see they want to have it there and then। उनमें एक वो पेशेंटली उस चीज़ का वेट करने का वो नहीं होता है कि हाँ हमें, मैं बड़ा होऊंगा तब मुझे ये चीज़ मिलेगी, या मैं 18 का होऊंगा तब मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए क्योंकि मैं लाइसेंस होल्ड कर पाऊंगा। तो बच्चों को हमेशा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में वो प्रिंसिपल वर्क होता है, वेयर दे वांट देयर थिंग्स टू बी डन एंड डस्टेड देयर। आज उन्होंने कुछ डिमांड रखी तो वो बस मुझे मिल ही जाए। तो लेकिन ये गलत है, जहाँ पे हमें बच्चों को ना सुनने की आदत भी सिखानी चाहिए। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो एक्चुअली वैलिड है तो वी शुड गो फॉर इट। बट अगर कहीं ऐसी डिमांड है जहाँ उसे थोड़ा टाइम टाला जा सकता है तो हमें ये रखना चाहिए कि हाँ हम कुछ समय के लिए उसे रोक दें, या हम एक 2-3 कंडीशंस डाल दें कि ठीक है, इफ़ यू वांट दिस, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप अभी ये पढ़ाई कर लो, आप इतने मार्क्स ले आओ, या आप अपना बेस्ट दे दो, मार्क्स छोड़ो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो और हमें लगता है कि हाँ यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल दिस, सो वी विल गिव इट। जैसे लाइक फ़ोन का ही है। सो फ़ोन के लिए वी विल नोटिस यू फॉर 2 days कि आप रोज़ कैसे इसको हैंडल कर रहे हो। अगर आप पूरे दिन फ़ोन पे लगे हुए हो या गेम्स खेल रहे हो या बिना उसके टाइम पास कर रहे हो, तो डैट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग इट सीरियसली एंड रिस्पॉन्सिबली। सो वी विल नोटिस यू फॉर 2 days एंड इफ़ आई फील कि हाँ आप इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली मेच्योर वे में, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो वी विल डू डैट थिंग, और हम आपको आपका पर्सनल फ़ोन ला के देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे को फ़ोन देने के बाद और हम फिर उसको कह रहे हैं कि भाई तुम फ़ोन दे दो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम वरना इस, तो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो स्टार्टिंग से होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि आई हैव टू अर्न दैट थिंग, आई हैव टू अर्न दैट ट्रस्ट। मुझे कुछ काम करना पड़ेगा और वो भी रिस्पॉन्सिबली करना पड़ेगा, मेच्योरली करना पड़ेगा, तभी मैं वो कमा पाऊँगा। रादर देन यू आर बॉर्न एज अ विद अ सिल्वर स्पून कि हर चीज़ें आपके बोलने से पहले ही आपको दी जाती है, तो वो आदतें बिल्कुल हमें नहीं रखनी चाहिए बच्चों के साथ। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जिस चीज़ से अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते हैं उसके ज़्यादा करीब भागते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं ना। कोई भी ऐसी चीज़ है, आजकल बच्चे फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा क्यों जाते हैं? कहीं उनको ये चीज़ पता है कि मैं अगर ये क्वेश्चन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे चुप करा दिया जाएगा, या इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, या मेरी बात नहीं सुनी और समझी जाएगी, तो ही बच्चा दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि हम उसे सीधा नो बोलते हैं। हम उसके पीछे का रीज़न उसे नहीं बताते, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन अदर थिंग्स। और कई बार हम एज पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि नहीं अभी बच्चा छोटा है। बच्चे छोटे नहीं हैं, गैजेट्स उनके हाथ में है तो उन्हें सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी बोलते हैं आपको क्या पता, गूगल तो ये बता रहा है। तो राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बच्चों को बच्चों की तरह नहीं, रादर एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको बच्चे को ठीक करना है तो 7 साल तक, मतलब जनरली वी से 0 to 7 years इज़ द टाइम जहाँ आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हो, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से। ठीक है, 7 साल के बाद आपको उसको एज अ फ्रेंड डील करना चाहिए। फ्रेंड इन द सेंस कि जहाँ वो फील करे सेफ्टी। आज मैं कोई भी बात कर रहा हूँ तो मुझे जज नहीं किया जाएगा, वो उसके मन में रहे, तभी वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। अगर उसके बाद बोलने से पहले ही आप उसको चुप करा दे, चुप रहो, साइड में आओ, अभी आपका टाइम नहीं, ये उम्र नहीं है, तो ये बच्चा डायरेक्टली भी आपसे कभी बात नहीं करेगा, रादर छोटी छोटी चीज़ों में आपको ऑब्जर्व करेगा कि जब मैं स्कूल की बात करने गया था तो ऐसा हुआ था, या वहाँ की बात की थी, या ये एपिसोड मेरे सामने हुआ, हम सबके सामने हुआ, मैंने इसके बारे में बोला तो मुझे ऐसे चुप करा दिया गया। तो वो धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि हाँ, मेरी बात को नहीं सुना जाएगा, तो बेटर है आई शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। तो वो अपने आप अपना रास्ता बना लेते हैं दूसरी तरफ। रिजिलेंस क्या होता है? resilience इज़ बेसिकली इन क्योस टाइम आप किस एनर्जी से और एंथुजियाज्म से हम्म, आप उसको मैनेज कर पाएँ। लाइफ में सिचुएशंस ऊपर नीचे आएंगी, हम्म, लेकिन जब वो नीचे होती हैं या ऊपर होती हैं, आप तब भी अपने आप को कितना वाइजली मैनेज कर पाते हो, दैट इज़ resilience। तो कैसे सिखाए बच्चों को इनसे डील करना? हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक फैमिली में ये ऑटोमेटिकली है। Like in a family we see everything, we see illness also, we हम्म, see financial crunches also, कहीं कोई एपिसोड हो गया है या कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, हम उन चीज़ों में कैसे डील कर रहे हैं, उनसे कैसे उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, और अपने मेंटल वेलबींग को ना खोते हुए हम बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी बातें तब भी सुनी जा रही है, और घर के भी कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से करे ऑटोमेटिकली वो बच्चों में जाता ही जाता है। हम्म, मतलब अगर फिनेंशियली आपका बिजनेस में यहाँ है, हम्म, अभी टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन आप स्ट्रेस हो और मदर बोल रही हैं कि बेटा पापा बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि अभी उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बात मत करो, ये मत करो, और फादर इज़ बिकमिंग लाइक क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड। पहले वो बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे या समय निकालते थे या बैठते थे, रोज़ का यही था, लेकिन अब कुछ टाइम की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं और ये रेगुलर पैटर्न चल रहा है और धीरे धीरे वो चेंज हो ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिजिलियंस बच्चे में भी वही आएगा फिल्टर होके। सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द फैमिली ओनली, कि हम बच्चा जो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि ऊपर नीचे के समय में वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे, सिमिलर वे वो भी वही चीज़ें उठाते हैं अपने बिहेवियर में। तो और धीरे धीरे बड़े होने पे उनको, हमें अपने चाइल्डहुड का भी उनको एग्जाम्पल्स देते रहना चाहिए जहाँ से वो कनेक्टेड फील करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए कि जब पेरेंट्स खुद का कोई इंसिडेंट कोट करते हैं, तो मैं पता है मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था और फिर दोस्तों में ऐसा हुआ तो मैंने इस चीज़ को ऐसे हैंडल किया, हम्म। लाइक कई बार होता पॉजिटिव। है ऐसे, हाँ। तो जब माँ बाप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बच्चे पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बच्चों को ये फील होता है अच्छा, ही शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस उनमें आता है कि अच्छा पापा ने मुझसे शेयर किया। या कोई छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप उनसे शेयर करो कि बेटा मेरा ना ये दिक्कत हो रहा है, या मुझे मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, अच्छा ये व्हाट्सएप पे कैसे ये अपना पोस्टर बनाऊँ, शेयर करूँ। हम्म, छोटी छोटी चीज़ों में व्हेन यू विल अप्रोच देम, तो वो चीज़ें बच्चों में कॉन्फिडेंस एक्चुअली उन्हें बूस्ट करती हैं कि हाँ पापा मुझसे पूछ रहे हैं, तो आई नो दिस, ही ट्रस्ट्स मी। तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों में अपने आप जनरेट होता है और वो होप अपने आप जागता है, और ऑटोमेटिकली वो एक वाइस वर्सा कनेक्शन होता है कि जहाँ बच्चा फिर अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके, पापा इसमें बताइए, अच्छा ये मैं बीएसटी का चैप्टर है या अकाउंटेंसी का चैप्टर है, इसमें आप लोग कैसे, आपके बिजनेस में कैसे हैंडल होता है। तो दे फील दिस नो लाइक गैप इन हम्म, बिटवीन, वो मैं पेरेंट हूँ तुम लिमिट में रहोगे, और मैं बच्चा हूँ तो मुझे नहीं बात करनी, ठीक है कुछ भी पूछना है तो मैं दोस्तों से डिस्कस कर सकता हूँ। तो वो जो गैप है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, और वो ये एक रात में नहीं होने वाला है, ये रोज़ आपके अप्रोच में ही मैटर करता है। घर का माहौल अच्छा रखने के लिए डेली रूटीन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे घर का माहौल अच्छा बना रहे?
घर के माहौल को सही रखने के लिए इट्स जस्ट दिस दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट हर जने को अपनी बात रखने का लाइक वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, रादर देन आर्ग्यूइंग या कोई भी कुछ भी बोल रहा है बिना अपने क्वेश्चंस पुट अप किए। आप हम सबको एक दूसरे की बात अच्छे से सुननी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अ, सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें भी हैं तो उसको सफाई से बोलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि नहीं बोलना है कि ठीक है लेट हिम स्पीक, ये तो समझने वाले नहीं है। सामने वाले को जज करना ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली बॉन्डिंग में वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को कुछ भी बोलना है तो वो अच्छे से रख पाएँ अपनी बात, और लोग उसको सुन पाएँ और फिर अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, रादर देन इन अ लाइक हर्टफुल मैनर, दे शुड कीप इट। एंड लास्टली, एक चीज़ और है, जैसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बड़े हो जाते हैं बच्चे और हम कहते हैं नहीं तुम पिकनिक पे नहीं जाओगे या ये काम नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। इसकी बजाय हमें बच्चों को प्रोज एंड कॉन्स बताते हुए ये चीज़ रखनी चाहिए कि बेटा ये सिचुएशन है, ये है, आपको डिसाइड करना है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते में। सो ये डिसीजन मेकिंग पावर ये बच्चे में आनी बहुत ज़रूरी है। उसको सारी पॉजिटिव नेगेटिव पूरा एनालिसिस बता करके अपनी तरफ से रखना है और फिर बच्चे को ही कहना है अब आप डिसाइड करो, जो आप डिसाइड करोगे मैं आपके साथ हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आई फील ये लैक करती है फैमिलीज़ में अभी भी, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा ही तो है, मैं पेरेंट हूँ तो लेट मी वो वही करेगा जो मैं बोलूँगा। तो वो आजकल का टाइम नहीं है और वो सही भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे फिर रिबेल करते ही हैं। ठीक है अभी वो आपके साथ हैं, जब जॉब में लग जाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आपसे फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड मेमोरीज उनको वो देर सवेर याद आती रहती हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को कभी भी वो कनेक्टेड फील ही नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली से। जब एक ही घर में दो बच्चे हैं, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स उनमें कैसे बिहेव करें उन लोगों के साथ? फैमिली में जब सिबलिंग्स के साथ ये इशू होता है, लड़ झगड़ रहे हैं, तो जब तक बातचीत पे ये चीज़ है तो ठीक है, बिना किसी एब्यूसिव लैंग्वेज के, गाली गलौज के, तब तक तो उनको अपने आप ही हैंडल कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है बीइंग पेरेंट कि नहीं अब चीज़ थोड़ी गलत है या मार पिटाई पे भी आ सकती है, वैसे एक्चुअली इतने केसेस में आती नहीं है, वो होता है तो वो बचपन से ही आपको टैंट्रम दिखता है कि बच्चों में आपस में इतना ज़्यादा है। तो तब एनी हाउ पेरेंट्स नीड टू बी देयर और नीड टू हैंडल बोथ ऑफ देम एंड दोनों को उनकी चीज़ों को रखना चाहिए कि हाँ कहाँ तुम सही थे और कहाँ तुम गलत थे। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर वो मेच्योर हैं तो एनी हाउ दे कैन मैनेज वेल। बच्चों को इमोशंस एक्सप्रेस करना कैसे सीखा है, स्पेशली बॉयज़ को? क्योंकि बॉयज़ में ऐसे होता है ना, हर कोई कह देता है यार तुम तो बॉयज़ हो, तुम थोड़ी रहोगे। उनको कैसे मैनेज करे वो? इमोशंस जेंडर बायस नहीं होते हैं, हम्म, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। देर आर 6 बेसिक इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, वी हैव डिस्गस्ट, हम्म, वी हैव फियर, वी हैव एंग्जाइटी एंड सरप्राइज। हम्म, तो ये जो इमोशंस हैं ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हम्म, तो ये एक बेसिक लाइक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है कि हम लोगों को ये बायोलॉजिकली फील होते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर बच्चों को ये बताया जाए कि अच्छा यू आर एंग्री, क्या फील हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो आप इसको ऐसे रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, रादर देन शाउटिंग और येलिंग। अगर उसको बचपन से ही ये चीज़ समझाया जाएगा, एनी हाउ द चाइल्ड विल बी एबल टू हैंडल इट पॉजिटिवली। कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है, दे आर ऑल पॉजिटिव इमोशंस, बट हमारा रिएक्शन कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव हो गया कि पॉजिटिव। हम्म, सो उसके बेसिस पे अब जैसे फेयर नहीं हो तो हम नेक्स्ट टाइम से हर चीज़ ऐसे ही रैंडमली करेंगे।
हमें डर होता है तो ही तो हम नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चीज़ करने जाते हैं तो हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोच के आगे बढ़ते हैं, राइट? एंगर होता है तभी हमें लगता है कंट्रोलिंग कैसे करनी है, पेशेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इमोशंस गलत नहीं है, ये इमोशंस सही हैं, लेकिन इनको सही तरीके से भी रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आई बच्चे की लाइक इट इज़ रॉन्ग दैट द बॉय शुड नॉट क्राई, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको देखना चाहिए अगर आपको रो के इट्स जस्ट दिस, आप सबके सामने मत करो। आपको लग रहा है यू कैन टेक आउट सम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट एंड देन यू कैन डू इट, लाइक यू कैन राइट डाउन थिंग्स। अब इस अग्रेशन को रोकने के लिए इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेशन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिलीज़ करती है आपके नेगेटिव इमोशंस को। सो रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको दबा के रखोगे तो एनी हाउ आज नहीं तो कल वो वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो गई। सो आई कीप शेयरिंग दिस दैट आप खाना खाते हो, सो विद इन 24 hours यू हैव टू यू नो एक्सक्रीट इट, यस। अदरवाइज वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप पानी पीते हैं तो आपको वो रिलीज़ करना पड़ता है, अदरवाइज आपके लंग्स किडनीज इन सब में इशू होंगे। आप सांस लेते हो तो सांस छोड़ना भी ज़रूरी है, वरना आपको पता है। सो सेम इज़ विद इमोशंस, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, उसको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो साइकोसोमैटिक इश्यूज़ में टर्न होगा ही होगा। बट सो सोसाइटी में से डील करते हैं, जैसे एक तो बॉय साइकिल चला रहा है, एक गर्ल साइकिल चला रही है, दोनों में से दोनों गिर गए, तो आके सोसाइटी में लोग गर्ल्स को उठाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ लड़के के साथ हो रही है, अरे तू क्यों रो रहा है यार, तू लड़का है, तू कैसे क्योंकि रोएगा? वो ट्रांजिशन हो रहा है ना, जेंडर वो बाइज्ड। जेंडर बायसनेस कहाँ से आ रहा है, वो सोसाइटी से आ रहा है। हालांकि अब काफ़ी सोसाइटी में चेंजेस हैं वेयर दे ट्रीट बोथ ऑफ देम लाइक सिमिलर वेज, बट हाँ कहीं ना कहीं अभी भी पैचेस रह गए हैं जहाँ मेल्स को थोड़ा स्ट्रांगली बोला जाता है और फीमेल्स को कि नहीं अभी भी लाइक ऐसे ही डेलिकेट है तो इनको ध्यान से करना चाहिए। तो वो सोशल टैबूज हैं, बट जो कि सरासर गलत हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है एंड एवरीबडी गोज़ थ्रू पेन। सो बॉयज़ को भी पेन फील होता है और गर्ल्स को भी पेन फील होता है। ये है कि आपको अगर ऐसा फील होता है कि नहीं मैं सबके सामने ऐसे रो नहीं सकता, जो गर्ल्स के लिए बहुत इजी है, सो दैट्स फाइन, वट एवर यू फील लाइक लाइक रिलीजिंग इट, सो यू कैन डू इट। यू कैन डू जर्नलिंग, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको लगता है कि डायरी लिखना है, आप डायरी लिख लो। आपको लगता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपको समझता है, आप उससे बात कर लो। आप थेरेपी के लिए जा सकते हो या आप अपने आप से सेल्फ वो ले सकते हो, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि अगर बॉयज़ कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, सो दे हैव द फ्रीडम टू स्पीक अबाउट इट और टू शेड टीयर्स ऑन इट। फिजिकल पेन सबको दिख जाता है, लेकिन मेंटल पेन जो अंदर से सफ़र कर रहे होते हैं किसी को दिखता नहीं है, तो उसे कैसे मैनेज करें बिना दिखाए? इट्स सिंपली दिस दैट वी कांट सी आवर आई लैशेस। यस। सो जैसे आपके आई लैशेस हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते अनटिल एंड अनलेस हम कांच में अपने आप को शीशे में ना देखें। तो सो लाइक जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है तभी वी आर अलाइव, बट वी कांट सी आवर हार्ट। किडनीज फंक्शन कर रहे हैं, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, तो सब वर्क तो कर रहा है ना, अंदर है, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, बट वी कांट सी ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज़ व्हाट मेंटल पेन इज़ ऑल अबाउट, कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे सामने, कोई कुछ कह देता है या कर देता है, हम बोल नहीं पाते, हम जिक्र नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ ही देता है अपना, जिसकी वजह से आप सेम अगर वही इंसान आपके सामने आता है तो आप ढंग से, आपको वही एपिसोड याद आता है, हाँ लास्ट टाइम इसने ऐसा किया था, तो दिस टाइम आई विल कीप माई डिस्टेंस हियर, मैं इसको मौका नहीं दूंगा। या आप, कुछ लोग उसको एंग्जाइटी में हैंडल करते हैं, तो ये सब अलग अलग तरीके हैं तो जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेंटल पेन जो आपका इंटरनल वुंड्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं, इनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उनके लिए बोलना या फिर यू नीड टू पिक अप सर्टन हैबिट्स, जैसे मेडिटेशन अगेन या जर्नलिंग। वहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस
को करने से मुझे थोड़ी शांति मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं बेटर फील कर रहा हूँ, सो वी शुड गो फॉर इट। और अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, मैं किसी के साथ नहीं कर सकता और इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो यू शुड अप्रोच पर्सन। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम्म, स्टिल हमें वो बार बार रिकॉल हो रहा है, तो हमें लेट गो करना चाहिए कि ठीक है, वी नीड टू रियली सिट डाउन विद दैट एपिसोड कि अच्छा क्या हुआ था, सही था गलत था, इसको कैसे और कर सकते थे, या मेरे सामने ये सिचुएशन आती तो मैं कैसे हैंडल करता।